तो चलिए आज हम चलते हैं 17th सेंचुरी इंग्लैंड में। ये एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा दौर जब देश में इतनी गहरी लड़ाई चल रही थी कि उसकी पूरी संस्कृति, उसका आर्ट, सब कुछ बीच से दो टुकड़ों में बंट गया था। एक तरफ थी ऐसी आर्ट जो जिंदगी के हर पल का जश्न मनाती थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी सोच जो डिसिप्लिन और धार्मिक ड्यूटी पर जोर देती थी। तो सोचिए जरा, क्या होता है जब एक पूरे देश की रूह ही दो हिस्सों में बट जाए। क्योंकि जैसा हम देखेंगे, ये सिर्फ राजा और पार्लियामेंट के बीच की कोई पॉलिटिकल जंग नहीं थी। नहीं, ये विचारों की, जीने के तरीकों की और अस्तित्व की एक बुनियादी टक्कर थी। इस पूरी लड़ाई के सेंटर में दो मुख्य किरदार थे। एक तरफ थे किंग चार्ल्स द फर्स्ट, जिनको पूरा यकीन था डिवाइन राइट ऑफ किंग्स पर, मतलब उन्हें हुकूमत करने का हक सीधे भगवान से मिला है। और उनके सामने खड़ी थी एक जिद्दी पार्लियामेंट जो उनकी इस लिमिटलेस पावर को चैलेंज कर रही थी। अच्छा, इस पूरे उथल-पुथल भरे दौर को इस टाइमलाइन से समझते हैं। देखिए, 1625 में चार्ल्स द फर्स्ट राजा बने। धीरे धीरे टेंशन बढ़ता गया और फाइनली 1642 में इंग्लिश सिविल वॉर शुरू हो गई। इसका अंजाम बहुत ही शॉकिंग था। 1649 में राजा को ही फांसी दे दी गई। फिर पार्लियामेंट के नेता ओलिवर क्रॉमवेल ने देश चलाया, जिनकी 1658 में मौत हो गई। और आखिर में 1660 में मोनार्की यानी राजशाही वापस आ गई। ये कुछ साल इंग्लैंड के लिए बेहद टर्ब्यूलेंट थे। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फाइट थी, बिल्कुल नहीं। ये तो दो अलग अलग कल्चर की टक्कर थी, और इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे दो ग्रुप्स जिनके नाम भी बड़े मजेदार थे, कैवलियर्स और राउंड हेड्स। यहाँ आप इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। कैवलियर्स यानी रॉयलिस्ट्स राजा के सपोर्टर थे। उनकी लाइफ फ्लैम्बोयेंट, सोशल और आर्टिस्टिक थी। वो राजा के देवीय अधिकार में मानते थे, और उनके बाल लंबे और फैशनेबल होते थे। और उनके ठीक ऑपोजिट दूसरी तरफ थे राउंड हेड्स यानी पार्लियामेंटेरियंस। उनकी जिंदगी बहुत सादी, धार्मिक और नैतिकता से भरी हुई थी। वो पार्लियामेंट की पावर में विश्वास रखते थे और अपने बाल एकदम छोटे कटवाते थे, और इसी वजह से उनका नाम राउंड हेड्स पड़ा। तो आइए इस कैवलियर आइडेंटिटी को थोड़ा और करीब से देखें। ये लोग राजा के सबसे बड़े समर्थक थे। अपनी बहादुरी और बेफिक्र नेचर के लिए जाने जाते थे। जरा इमेजिन कीजिए, चमकीले शानदार कपड़े, लेस और बड़े बड़े पंखों वाली टोपियां। उन पे उस दौर के मशहूर कवि बेन जॉनसन का इतना असर था कि वो खुद को सन्स ऑफ बेन बुलाते थे। उनका मोटो बस एक ही था, जिंदगी को भरपूर जियो, हर एक पल का मजा लो। और ये जो उनका फिलॉसफी था ना, जिंदगी को पूरी तरह से जियो, ये सबसे बेहतर कहाँ दिखता है? उनकी कविता में। उनकी पोएट्री उनके वर्ल्ड व्यू का आईना थी। तो आखिर ये कैवलियर पोएट्री है क्या? देखिए, ये एक ऐसी स्टाइल है जो प्यार, खूबसूरती, दोस्ती और सबसे ज़रूरी लिविंग इन द मोमेंट यानी आज में जीने को सेलिब्रेट करती है। इसका मकसद था राजा के दरबार का मनोरंजन करना और उनकी शान में कविता लिखना। ये कोई गहरी, सीरियस धार्मिक कविता नहीं थी, बल्कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को कैप्चर करने की कोशिश थी। कवि रॉबर्ट हेरिक की ये फेमस लाइंस कैवलियर स्पिरिट को एकदम परफेक्टली कैप्चर करती हैं। गैदर ये रोजबर्ड्स वाइल ये मे। अब इसका सीधा सा मतलब तो ये है कि वक्त बीत रहा है, इसलिए खुशियों को समेट लो। लेकिन इसका एक गहरा मतलब भी है। सोचिए, ये कविता एक जंग के माहौल में लिखी जा रही है। जब हर तरफ मौत का साया हो, तब आज में जीने की बात और भी जरूरी हो जाती है। ये सिर्फ मौज मस्ती नहीं, ये उस अनिश्चितता के खिलाफ एक स्टेटमेंट था। और इस पूरी फिलॉसफी को एक नाम दिया गया है। एक लैटिन फ्रेज है, कार्पे डियम। इसका मतलब है सीज द डे, यानी दिन को पकड़ लो। और यही विचार कैवलियर कविता की आत्मा था। अगर हम हेरिक की पोएम को स्टेप बाय स्टेप समझें, तो उनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल साफ हो जाता है। स्टेप 1, टाइम इज फ्लीटिंग, समय तेजी से भाग रहा है। जिंदगी एक फूल की तरह है, आज खिली है, कल मुरझा जाएगी। स्टेप 2, यूथ इज प्रेशस, जवानी अनमोल है, ये जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम है। तो फिर स्टेप 3, एक्ट नाउ, अभी काम करो, शर्माओ मत, प्यार करो, शादी करो, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी कविता सिर्फ पार्टी और मौज मस्ती के बारे में थी। नहीं, इसके अंदर एक बहुत गहरा कॉन्फ्लिक्ट भी था। एक तरफ पर्सनल लव यानी प्यार, और दूसरी तरफ ऑनर यानी सम्मान और कर्तव्य के बीच का तनाव। कवि रिचर्ड लवलेस ने इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या खूबसूरती से पेश किया है। अपनी प्रेमिका के लिए जब वो जंग पर जा रहे थे, उन्होंने लिखा,
मैं तुमसे इतना प्यार नहीं कर पाता प्रिया, अगर मैं सम्मान से ज्यादा प्यार ना करता। मतलब वो एक तरह से कह रहे हैं कि मेरा फर्ज निभाना ही मेरे प्यार को सच्चा और महान बनाता है। तो इससे क्या समझ में आता है? यही कि एक कैवलियर के लिए राजा के प्रति वफादारी और देश का सम्मान पर्सनल लव से भी ऊपर था। लवलेस अपनी कविता में युद्ध को अपनी नई प्रेमिका कहते हैं, और उनके प्यार की नई चीजें क्या हैं? एक तलवार, एक घोड़ा, एक ढाल। वो तर्क दे रहे हैं कि अपने ऑनर के प्रति सच्चे रहकर ही वो अपनी प्रेमिका के प्यार के और भी ज्यादा लायक बन जाते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जस्टिफिकेशन है ना? अच्छा, तो ये तो हुई एक साइड की कहानी। अब पलटते हैं सिक्के का दूसरा पहलू और चलते हैं इस कल्चरल वॉर की दूसरी साइड, प्यूरिटन रिस्पॉन्स की तरफ। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। साल था 1642। जैसे ही सिविल वॉर शुरू हुई, प्यूरिटन्स, जिनके हाथ में पार्लियामेंट का कंट्रोल था, उन्होंने एक बहुत बड़ा कल्चरल डिसीजन लिया। उन्होंने लंदन के सारे थिएटर्स बंद करवा दिए। और उन्होंने इसका कारण क्या बताया? ये सुनिए, उन्होंने कहा कि ये जगहें अय्याशीपूर्ण हंसी मजाक और छिछोरेपन की हैं। ये एक कदम ही उनकी उस हर चीज से नफरत को दिखाता है जिसका जश्न कैवलियर्स मनाते थे। और जहां कैवलियर्स के पास बेन जॉनसन जैसे कवि थे, वहीं प्यूरिटन्स के पास भी उनका एक लिटरेरी चैंपियन था जिसका नाम था जॉन मिल्टन। मिल्टन का काम, उनकी जिंदगी हर चीज कैवलियर्स के बिल्कुल ऑपोजिट थी। तो कौन थे ये जॉन मिल्टन? उन्हें आज हम इंग्लैंड के सबसे महान कवियों में गिनते हैं, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक। लेकिन उस वक्त वो पार्लियामेंट और रेवोल्यूशन के एक कट्टर समर्थक थे। उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल की सरकार में काम किया और राजा की फांसी को डिफेंड करते हुए बड़े पावरफुल पॉलिटिकल लेख लिखे। उनका काम हमेशा सीरियस विषयों पर होता था, धर्म, राजनीति और नैतिकता। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा फर्क दिखेगा। कैवलियर्स के लिए पोइट्री एंटरटेनमेंट थी, मिल्टन जैसे लेखकों के लिए साहित्य एक हथियार था। उनकी किताब आइकोनोक्लास्टिस कोई मनोरंजन नहीं थी, ये एक सीधा साधा पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट था, जिसे राजा की फांसी को सही ठहराने और चार्ल्स को एक शहीद की तरह देखे जाने से रोकने के लिए लिखा गया था। तो अब ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। आइए देखते हैं कि इस कल्चरल डिवाइड का और इस जंग का आखिर में हुआ क्या। 1649 में युद्ध खत्म हुई और पार्लियामेंट जीत गई। किंग चार्ल्स द फर्स्ट को फांसी दे दी गई। उनके आखिरी शब्द थे, मैं एक नश्वर ताज से एक अविनाशी ताज की ओर जा रहा हूं, जहां कोई अशांति नहीं हो सकती। उनकी मौत के साथ ही वो पूरी दुनिया जिसके लिए कैवलियर्स लड़े थे, जिसका उन्होंने जश्न मनाया था, वो खत्म हो गई। तो कैवलियर पोएट्री की विरासत क्या है? वो आज भी उस दौर के एक खास एरिस्टोक्रेटिक आइडियल की एक जिंदा तस्वीर है। एक ऐसी कल्चर की आर्ट जिसने बढ़ती हुई प्यूरिटन सोच के खिलाफ खुशी, सम्मान और वफादारी को सेलिब्रेट किया। और उनका जो सेंट्रल मैसेज है, कार्पे डिएम, सीज द डे, वो आज सदियों बाद भी हमें इंस्पायर करता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या महान कला, ग्रेट आर्ट, सिर्फ बड़े संघर्ष यानी ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट से ही पैदा हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। दी एक्सप्लेनर देखने के लिए शुक्रिया।